वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और मैं यहाँ पे अब आपको पढ़ाने लगी हूँ नेक्स्ट क्लास ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो हमारे पास होते हैं, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन और उससे रिलेटेड जितने कंपाउंड्स हैं या ऑक्साइड्स हैं, हमने उनको डिस्कस करना है, सोर्सेज देखने हैं और इफेक्ट्स देखने हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने लगे हैं हमारी नेक्स्ट क्लास ऑफ पॉल्यूटेंट्स की। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अभी तक हमने जितने पढ़े हैं ना, ये सारे के सारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। मैंने आपको बताया था जो डायरेक्टली आपके सोर्स से आ रहे होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि इन सब में हम कोई ना कोई सोर्स डिस्कस करते हैं। पहले हमने कार्बन के ऑक्साइड्स देखे, उसके बाद हमने नाइट्रोजन, उसके बाद हमने सल्फर के कंपाउंड्स देखे, और अब हम जिनको डिस्कस करने लगे हैं वो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स। जाहिर सी बात है इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, क्योंकि ये बात मैं आपको पॉल्यूटेंट्स पढ़ाते हुए बता चुकी हूँ। तो जो ऑक्साइड्स बनते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम कह देते हैं NOx या नॉक्स कह दें इसको। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑक्साइड्स यहाँ पे 1, 2 या 3 डिफरेंट तरह के बनते हैं ना, इस वजह से उस बेसिस पे इसको नाम दिया जाता है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ, आपको पैटर्न याद होगा कि जब भी किसी पॉल्यूटेंट को पढ़ना है, आपने बात करनी है कि उसके सोर्सेज कौन से हैं, फिर आपने देखना है कि उसका क्या अफेक्ट हो रहा है, एंड फाइनली आपने ये देखना है कि इसका रिमूवल किस तरह से करना है कि एनवायरमेंट में चले, ये आ तो गया है लेकिन अब इसको एनवायरमेंट से खत्म कैसे किया जाए। ठीक है, पर पहले बात कर लेते हैं हम सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज में स्टूडेंट सबसे पहले आपने याद रखना है, कुछ सोर्सेज हैं जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो आपके ऑलरेडी जो चीज़ें मौजूद हैं उनमें से आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ये आपके पास इलेक्ट्रिक लाइटनिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक लाइटनिंग क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है बिजली का चमकना। ठीक है, बिजली जब चमकती है तो आपके इन्वायरमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कर जाते हैं कंबाइन, रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसके अलावा क्या क्या इसके सोर्सेज हैं? फॉसिल फ्यूल की कंबस्शन कभी भी नहीं भूलनी। अब तो आपको याद हो गया होगा कि कार्बन के ऑक्साइड्स हों, सल्फर के ऑक्साइड्स हों या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हों, हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन जरूर होती है। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट्स इंटरनल कंबस्शन इंजन की बात आ गई है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। वही इंजन जो आपकी गाड़ियों में प्रेजेंट है, उसके अंदर कंबस्शन का प्रोसेस होता है और वो गाड़ियों के अंदर होता है, इसलिए उसको कह देते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? थर्मल पावर स्टेशन, जहाँ पे भी पावर प्रोडक्शन हो रही होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही होगी। क्यों ज़रूरत होती है पावर प्रोडक्शन की? आपको अच्छी तरह से पता है, बिजली बनानी है। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं जो हम सबको चाहिए होते हैं हमारी डेली लाइफ में, तो उनको किसी से तो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करना है ना। तो पावर स्टेशंस में, फैक्ट्रीज में, हर जगह जहाँ जहाँ आपके पास ये कंबस्शन के प्रोसेस होते हैं ना, वहाँ वहाँ आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन जाते हैं। अब ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन में आपने देख लिया होगा कि ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। क्यों? कहीं देख लें, आपके पास नाइट्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन ये नाइट्रोजन आपके अपने ऑक्साइड्स में कैसे कन्वर्ट हो सकती है अगर आप इसको ऑक्सीजन ही नहीं देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे पास ज़रूरी ये चीज़ है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। इसका मतलब है ये सारे के, पहली बात तो यही, कंबशन की बात हो रही है, कंबशन की बात हो, ऑक्सीजन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो क्योंकि कंबशन की बात है और कंबशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस ऑलरेडी मौजूद होती है, इस वजह से हमने कह दिया कि ये हमारे पास जितने सोर्सेज हैं यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। लेकिन हर चीज़ को समझने का और आसान तरीके से पढ़ने का तरीका ये होता है, मेथड ये है कि आप उसका हमेशा फ्लो चार्ट बना लें। जब आप उसका फ्लो चार्ट बना लेंगे ना, तो फ्लो चार्ट बनाने से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया ताकि मैं आपको ये बात समझा सकूं कि आखिर ये जो इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने याद रखना, नाइट्रोजन इज इन द एयर विच इज़ नॉर्मली अनरिएक्टिव। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी जब हमने नाइट्रोजन की बात की थी कि वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है लेकिन इनर्ट है। ठीक है, इनर्ट का मतलब यही होता है कि वो नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना नॉन रिएक्टिव, इससे आपने याद रखना है कि इसका मतलब है कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है। ठीक है, ये इनर्ट है, ये आपके इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, देखें नॉर्मल टेम्परेचर, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, आपके एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और स्टूडेंट्स उस नाइट्रोजन ने रिएक्ट नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा अनरिएक्टिव है। बहुत छोटी अमाउंट तो शायद रिएक्ट करे लेकिन मेजॉरिटी अनरिएक्टिव है, उसे रिएक्ट नहीं करना। आप टेम्परेचर बढ़ा के देख लें, आप टेम्परेचर घटा के देख लें। ठीक है,
लेकिन कंडीशंस चेंज करने से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर टेम्परेचर पे अनरिएक्टिव रहेगा। ये बात समझ में आ रही है? गौर से सुनिएगा कि आपके पास उस टेम्परेचर पे तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है जो टेम्परेचर आपका डेली लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिसको हम अक्सर रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। जो हमने देखा था कि एवरेज कितना होता है, एवरेज की बात कर रही हूँ, 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मेंटेन रहता है। लेकिन अब क्या होगा स्टूडेंट्स के अगर आपको इसका टेम्परेचर बढ़ा दें बहुत ही ज़्यादा, 1000 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएं टेम्परेचर को, अब नाइट्रोजन अनरिएक्टिव नहीं रहेगी, आपने कंडीशन चेंज कर दी। हमेशा चीजें रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं जब उनकी कंडीशंस चेंज होती हैं। कंडीशन चेंज होगी और कंडीशन आपने क्या दे दी, आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया। और ये कितना हाई जाता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि ये हाई 1000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 1000 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हॉट टेम्परेचर है। उसमें नाइट्रोजन क्यों नहीं करेगी रिएक्ट? आपने इतना ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, उसके तो मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाएगी, ठीक है। एटम्स मूव करेंगे, उनमें वाइब्रेशन होगी, वो रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तब क्या करेगा नाइट्रोजन? जब वो रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपने ऑक्साइड्स बना देगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही हैं? अब ऑक्साइड्स कौन कौन से बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं आपके पास स्टूडेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये ऑक्साइड्स मैंने आपको कार्बन के भी पढ़ाए, साथ सल्फर के भी बताए कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन के भी बता रही हूँ। ज़रूरी है, पेपर में पूछे जाते हैं। और पेपर में कोई अगर शॉर्ट क्वेश्चन में वो ना भी पूछें, अगर आपसे सिर्फ यही कह दें कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करें, तो अगर आप इसके ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पॉल्यूटेंट हैं। ये बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजन तो है ही अनरिएक्टिव जो हमारी एयर में प्रेजेंट है, लेकिन जब ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगी तब जाके ये एक पॉल्यूटेंट बन जाएगा जो कि पॉल्यूशन कॉज करेगा, ठीक है। ये गैसेस जाहिर सी बात है एयर में एस्केप कर जाएंगी, क्योंकि अब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बन गया, इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग में भी यही होगा बाय द वे। ये जो सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं ना, इनमें ये हो रहा है टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तब जाके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये बातें समझ में आ रही है कि नाइट्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है तो वो हाई टेम्परेचर पे करना है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है ये भी बड़ी जरूरी बात है। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स इस तरह प्रेजेंट होती है, N2 की फॉर्म में, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्म है ये, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन आपके पास N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है और इसी फॉर्म में ये रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अगर आपने हाई टेम्परेचर कर दिया, रूम टेम्परेचर से बढ़ा दिया, तो तब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बनाएगी जो कि पॉल्यूटेंट हैं, ठीक है। पेपर में पूछा जाए व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन, तो अगर सिर्फ नाइट्रोजन लिखा हो इस तरह से तो याद रखना है ये पॉल्यूटेंट गैस नहीं है। लेकिन अगर NOx लिखे हो ना, नॉक्स मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तब आपने याद रखना है कि ये पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। अब आपके पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं। वो कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यहाँ लिखने का मकसद ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन ना हो कि वो दो अलग जगहों पे चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन गए और ये इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। बनेंगे किस तरह? रिएक्शन केमिस्ट्री स्टूडेंट को क्योंकि आना चाहिए, इस वजह से मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ। सिंपल सा रिएक्शन है। आपके पास क्या होगा? नाइट्रोजन कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ और सबसे पहले बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। याद है सल्फर की जब हम बात कर रहे थे तो सल्फर में भी मैंने आपको ये कहा था पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, उसके बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। इसी तरह से आपके पास ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है ये पहले बनता है, ठीक है। इस तरह से इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसी को कहते हैं, नाम सुन के कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्रिक ऑक्साइड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। इसी नाइट्रिक ऑक्साइड में और ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कुछ रिएक्शंस होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप हो रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए ये बातें गौर से सुननी है, समझनी है। ये फ्लो चार्ट जो मैं बनाती हूँ, अगर आप बना लेंगे अपने नोट्स में तो आपको ये चीज़ें कभी भी भूलेंगी नहीं। इसी के साथ आपने ये भी याद रखना है कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या हैं। इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इफेक्ट्स में सबसे पहली बात है एसिड रेन, ठीक है। ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं ना, अब नाइट्रोजन की बात नहीं हो रही, आपने कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्रोजन की बात नहीं हो रही। नाइट्रोजन गैस इन इटसेल्फ बिल्कुल अनरिएक्टिव है। इसी तरह सल्फर की जब हम बात करते थे, सल्फर को नहीं हम पॉल्यूटेंट कह रहे थे, उसके ऑक्साइड्स को पॉल्यूटेंट्स कह रहे थे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑक्साइड्स बन गए हैं ये आपके पास पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन ये फर्दर रिएक्ट करके एसिड रेन बना देंगे।
एसिड रेन बन जाएगी। और एसिड रेन के बनने की वजह से क्या होता है, एसिड रेन के बनने की वजह से स्टूडेंट्स ये होता है कि आपके पास जो बारिश है वो एसिडिक होती है। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि सिर्फ इतनी डेफिनेशन याद रखें, अभी हमने एसिड रेन का कॉन्सेप्ट अभी आगे पढ़ना है, ठीक है। एसिड रेन बन जाएगी और एसिड रेन आपको पता है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसका एक इफेक्ट मार्बल कैंसर में आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। दूसरी क्या चीज़ बनेगी स्टूडेंट्स नाइट्रिक ऑक्साइड से, वो बनेगा आपके पास स्मोक। स्मोक क्या चीज़ होती है, बहुत नाम सुना होगा आपने कि हमारी हवा में, फिजा में ये स्मोक बहुत प्रेजेंट होती है। स्मोक पता है क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रही हूँ, आप सबने इसको गौर से समझना है कि आपके पास जो जितने पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना इन्वायरमेंट में, इनका ना जब सनलाइट के साथ रिएक्शन होता है, सनलाइट पड़ती है तो ना ये थोड़ा सा इनकी फॉर्म में चेंज आता है। सनलाइट आपको पता है धूप है, धूप ज़्यादा गर्म होती है तो उसके पड़ने की वजह से क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आता है तो कोई ना कोई और फॉर्म में भी चेंज आता है। अब ये पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये ब्राउन कलर के हेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्राउन हेज का क्या मतलब है, ब्राउन हेज का मतलब है कि ये ऐसे हेज है कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं लेकिन वो गैशियस फॉर्म में है, तो वो आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे लेकिन ना वो इन्वायरमेंट में छा जाएंगे, ठीक है। ब्राउन हेज में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ब्राउन हेज आपको बहुत सारे शहरों पे नज़र भी आती है, ठीक है। ये नज़र भी आती है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। स्मोक को देखना हो ना, पहचानना हो तो आपने याद रखना है कि ये इसके अंदर ब्राउन कलर होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। जाहिर सी बात है आपके अफेक्ट करेगी सबसे पहले आपको ही, क्योंकि जो चीज़ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसमें आपने एटमॉस्फेयर में आपने सांस लेना है, मैंने सांस लेना है। हमारे सांस लेने की वजह से क्या होगा कि जब हम इनहेल करते हैं तो गैसेज हमारे अंदर आ जाती हैं और तो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हम इनहेल करेंगे तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। अब यहाँ पे गौर से सुनने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स आपके पास इन्वायरमेंट में समझा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो बुरा पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है ना वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ही हैं, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट में कहाँ से आ रहे हैं, ये इन्वायरमेंट में आ रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। देखें पावर स्टेशंस ह्यूमन एक्टिविटी है, पावर प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। फैक्ट्रीज में काम पावर प्रोड्यूस करनी है। इंटरनल कंबस्शन इंजन, कार, व्हीकल्स, वहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ियाँ चलानी है, बाइक्स चलानी है, क्योंकि ये व्हीकल्स का चलना ज़रूरी है तो क्या हो रहा है, ये भी ह्यूमन एक्टिविटी है। फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन वो भी ह्यूमन एक्टिविटी है क्योंकि ह्यूमंस ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। समझ में आ रहा है कि ये सारी की सारी आपके पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से माना जाता है कि मेजॉरिटी जो आपके पास नाइट्रोजन के कंपाउंड्स या नाइट्रोजन के पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करने में जो मेजर हाथ है ना वो आपने याद रखना है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है। इंसानों की वजह से ज़्यादा ये प्रोडक्शन हो रही है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की। और कैसे ये बात कंफर्म हुई, ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, गौर से सुनिएगा। ये बात ऐसे कंफर्म हुई स्टूडेंट्स कि आपको लॉकडाउन में इस बात का पता लगा, जब ये कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो थोड़े अरसे बाद ही इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की कमी होने लग गई, ठीक है। आबो हवा साफ होने लग गई। आबो हवा के साफ होने की वजह से इस बात का पता चला कि इसका मतलब है वाकई ये जो पॉल्यूटेंट्स है ये ज़्यादा इंसानों की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें ज़्यादा कौन से, जिसमें ज़्यादा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ये बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन के लिए, इसीलिए ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की प्रोडक्शन होगी और उसके लिए जो मेजर रोल है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ से आ रहा होता है। ह्यूमन्स अपने ये सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि ये काम करते ही रहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि ऐसे एनर्जी सोर्सेज ढूंढे जाएं जो कि नेचुरल हों, ताकि क्या हो कि आपके पास वो चीज़ें यूज़ ना हो जो अपने साथ और इतने ज़्यादा गैसेस को प्रोड्यूस कर देती है। जैसे आप देख ही सकते हैं कि हर जगह हमने फॉसिल फ्यूल्स का जिक्र किया, हर जगह जिक्र किया है कि आपके मेजॉरिटी पॉल्यूटेंट्स फॉसिल फ्यूल्स की तरफ से आ रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो रह गया कि आपने इन्वायरमेंट में से इस नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इनको रिमूव कैसे करना है। रिमूवल ज़रूरी चीज़ होती है। रिमूवल के लिए सबसे पहले आपने याद रखना है कैटालिटिक कन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कैटालिटिक कन्वर्टर है ना स्टूडेंट्स, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी मैं थोड़े से आपको चाहती हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम MCQ सॉल्व कर लें, इसलिए हम चलते हैं अब वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें, ये MCQs आपके टॉपिक के साथ इसलिए नहीं पढ़ाए गए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जानी थी। ज़रूरी पता है क्या होता है, ज़रूरी ये होता है कि पहले कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह जब आपकी ग्रास्प हो ना उसके ऊपर, तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किया करें। अगर आपको MCQs आ जाए ना और अगर आप MCQ सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर
पूरा कॉन्सेप्ट किसी भी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम बात करेंगे अब आगे कुछ एमसीक्यूज़ की, जो मैंने आपके लिए फिर से बनाया और ये भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड ही हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू। अब इनकी हाइट और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आंसर आपको समझ लग गया होगा कि करेक्ट आंसर हमारे पास है 50 किलोमीटर्स। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। दैट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर। ट्रोपोस्फेयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे गए हैं, और ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेजर का मतलब है जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में कौन से प्रेजेंट है? आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस को देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रोपोस्फेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इतना तो अब आप सब पढ़ चुके हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। और फाइनली नॉक्स, आपके पास नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये भी आपके पास प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है आपके पास उस गैस कॉन्स्टिट्यूएंट से या उस गैस कॉम्पोजिशन से जो कि ट्रोपोस्फेयर में है। ठीक है, तो आपके पास ट्रोपोस्फेयर में आपके पास होते हैं ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेजर अमाउंट में, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी दे देती हूँ कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, लेकिन वो क्वांटिटी कम है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर वेदर अकर। आप सबको पता है वेदर कहाँ पे, वेदर का फिनोमिना होता है जहाँ पे एयर करंट्स, मैंने आपको बताया था, स्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एयर की मूवमेंट है जिस लेयर में, और वो किस लेयर में मूवमेंट है? थर्मोस्फेयर में। आपको पता है गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े हैं, ज़्यादा मूवमेंट एयर की वहाँ हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट ऑप्शन मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर में भी गैस मॉलिक्यूल्स थोड़े हैं, वहाँ पे भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में मैंने आपको बताया था यहाँ के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े अलाइंड हैं, बहुत ही रेयर है कि यहाँ पे कोई हवा की मूवमेंट हो बड़ी मेजर किस्म की। ठीक है, लास्ट ऑप्शन इज ट्रोपोस्फेयर। स्टूडेंट्स यही आपका करेक्ट आंसर है, ट्रोपोस्फेयर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, और क्योंकि गैस हीट हो रही है, गर्म गैस ऊपर की तरफ ट्रैवल कर जाती है, जो ठंडी होती है वो नीचे की तरफ, और फिर वो हीटअप हो जाती है क्योंकि वो अर्थ के करीब आती है। इस वजह से गैस ट्रैवलिंग के प्रोसेस में ही रहती है, और इसीलिए कहते हैं कि आपके पास जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का वो रीजन है जहाँ सारे के सारे वेदर्स हो रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात हमने कर ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़, अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो राइज इन टेम्परेचर किसकी वजह से होता है? आप सबको पता है, रीजंस मैंने आपको हर लेयर की बताई हुई हैं कि क्या क्या रीजंस हैं टेम्परेचर इंक्रीज की। ओजोन आपके पास आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है आपके पास वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, और आपके पास पॉल्यूटेंट बन जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर को राइज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, और ऑक्सीजन आपके पास इनहेलिंग गैस है। ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं स्ट्रेटोस्फेयर से। हाँ, बहरहाल ऑक्सीजन बनाती ज़रूर है आपके पास ओजोन को, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर गर्म नहीं है, वो इस वजह से गर्म है क्योंकि वहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स है, विच रीजन इज नेक्स्ट टू ट्रोपोस्फेयर। के ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल साथ कौन सा, नेक्स्ट का मतलब है उसके बाद कौन सा है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सा है, इसमें ऑप्शंस देखने के बजाय ना, पहले तो आप खुद ही माइंड में सोचें कि ट्रोपोस्फेयर कौन सी लेयर है। सबसे पहली लेयर है तो उसके बाद कौन सी होगी? दूसरी लेयर, वो आपके पास हो जाएगी स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी लेयर हो जाएगी मीजोस्फेयर, एंड फाइनली थर्मोस्फेयर। ये बात समझ में आ रही है? तो आपके पास कौन सी है ट्रोपोस्फेयर के बाद? नेक्स्ट आपके पास है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एक और ऑप्शन गिवन है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर तो सारी की सारी लेयर्स को कंबाइंड कहते हैं। अगर लेयर्स की अलग-अलग बात हो रही है तो फिर हम एटमॉस्फेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। समझ आ रही हैं ये बातें? ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कहा गया है मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स। मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, और ये जो मतलब मिडल स्ट्रेटोस्फेयर का जो पार्ट है और जो अपर पार्ट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल में आपको पता है कि ओजोन है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, मिडल में आपके पास ओजोन की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए आपके पास ओजोन करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास एसिड रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वो भी हमने पढ़ना है आगे, लेकिन अभी तक जो बात है वो यहाँ पे आपने समझ आना है कि ओजोन मिड और स्ट्रेटोस्फेयर से रिलेटेड है। अपर स्ट्रेटोस्फेयर से क्यों नहीं रिलेटेड? क्योंकि वहाँ पे ओजोन की डीकम्पोजिशन हो जाती है, ओजोन टूट जाती है, क्योंकि ओजोन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। ये बातें समझ में आ रही हैं? इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं, यही चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट्स चेंज हो जाती हैं, इसलिए कोशिश करें गौर से सुने सारी की सारी बातों को। नेक्स्ट एमसीक्यू इज थर्मोस्फेयर लाइज बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है कि उसके बाद। ठीक है, बियॉन्ड का मतलब होता है कि उसके आगे, उसके बाद क्या चीज़ है। थर्मोस्फेयर लाइज बियॉन्ड मतलब ये किसके बाद आती है, ये आपकी स्टेटमेंट का मतलब है। पहली ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर आपको पता है, थर्मोस्फेयर आपके पास चौथी लेयर है, तो ट्रोपोस्फेयर आपके पास फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट और चौथी के दरमियान में भी दो है ना,
आती तो चलें ये ट्रोपोस्फेयर के बाद ही है, लेकिन फौरी बात तो नहीं आती, उस दरमियान में कुछ और भी हैं लेयर्स। वो कौन सी है? मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, नन ऑफ दीज। ये आपकी ऑप्शंस थी, मैंने बोल दी। अब आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बाद आती है, लेकिन ऐसी कौन सी लेयर है जो बिल्कुल थर्मोस्फेयर से पहले ही है, जिसके बिल्कुल बाद आपके पास थर्मोस्फेयर आती है? तो वो है स्टूडेंट्स मीजोस्फेयर। कौन सी है? मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर आपका वो आंसर है। मीजोस्फेयर को इसलिए भूलना नहीं है कि आपके पास ये लेयर्स का जो कॉन्टिन्यूएशन है या जो इनका ऑर्डर है ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर इज एट हाइट अबव द अर्थ सर्फेस। ये कितनी हाइट पे स्ट्रेटोस्फेयर लेयर? ये बात भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। 12 to 50 किलोमीटर्स। देख लें, आपके वही बातें हैं, लेकिन क्या किया हुआ, स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन है। इसी तरह से पेपर में भी आ सकता है। पेपर में भी क्या हो सकता है, स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। बातें वही होंगी, सारी की सारी चीज़ें रिपीट होंगी, लेकिन स्टेटमेंट हो जाएगी चेंज। तो समझ रहे हैं कि किस तरह से इनको लेके चलना है, किस तरह से आपने आंसर्स देने हैं, क्योंकि इस तरह जब आप इनको लेके चलते हैं तो आपके आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए। प्रैक्टिस ज़रूर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। हमारी बुक की एक्सरसाइज में एमसीक्यूज थोड़े दिए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको उनकी जितनी वैरायटी बन सकती है, पेपर में बनती आई है पास्ट पेपर्स में, वो सारी की सारी करवा रही हूँ। ठीक है, साथ साथ इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं वो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। आसान अल्फाज में बताने की कोशिश की जा रही है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, लेक्चर सुन के ही सारी की सारी चीज़ें याद रह जाएं। आपने अगर गौर से सुना तो बस एक दफ़ा और रिवाइज करें, आपकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाएगी। पर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।